वोट चोरी का सवाल तो दूसरी तरफ से आप देख रहे हैं। एक तरफ वोट चोरी के बवाल पर अब चुनाव आयोग के 5 सवाल आए हैं। बिहार में राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा के 10वें दिन आज वोट चोरी के आरोपों का घमासान और बढ़ गया। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के साथ आज यात्रा में प्रियंका गांधी और रेवंत रेड्डी शामिल हुए। आने वाले जो 3 से 4 दिन है उसमें राहुल गांधी की इस वोटर अधिकार यात्रा में पूरा जो इंडिया अलायंस है वो जोर लगाने वाला है। खबर ये आ रही है कि कल से रोजाना, अभी तो रेवंत रेड्डी शामिल हुए लेकिन जो कांग्रेस पार्टी के अन्य मुख्यमंत्री हैं वो भी इस यात्रा में शामिल होंगे। आज यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर बड़ा आरोप लगाया। राहुल गांधी का आज का बयान यह है कि चोरी गुजरात से शुरू हुई, बाद में ये केंद्रीय स्तर पर नेशनल लेवल पर 2014 में आई। क्या राहुल ये कहना चाह रहे हैं कि गुजरात में कथित वोट चोरी उस समय भी हो रही थी जब केंद्र में मनमोहन की सरकार थी? इस बीच जब राहुल गांधी इतने आक्रामक हैं तो चुनाव आयोग ने जनता के सामने वो 5 सवाल रखे हैं जो आयोग के मुताबिक शुद्ध वोटर लिस्ट के लिए जरूरी है। सवाल ये उठता है कि क्या वोट चोरी के मुद्दे पर राहुल गांधी और इंडिया अलायंस अपनी शक्ति परखना चाह रहे हैं? सवाल यह है कि अगर राहुल गांधी ये आरोप लगा रहे हैं कि जब गुजरात में मुख्यमंत्री के तौर पर जीत रहे थे नरेंद्र मोदी और उस वक्त वोट चोरी कराई जा रही थी वहां पर, तब क्या ये भूल गए कि उस वक्त केंद्र में इनकी ही सरकार थी? और मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन कराता था? क्या बिहार से विपक्ष के वोट चोरी के आरोपों की जनता के बीच असर की परीक्षा होने जा रही है? क्या राहुल गांधी समेत विपक्ष के गंभीर आरोपों के बीच चुनाव आयोग का पक्ष जनता समझ रही है? यही है आज हल्ला बोल का विषय। लेकिन इससे पहले कि हम चर्चा की शुरुआत करें, ये रिपोर्ट। राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा में सहयात्री जुड़ते जा रहे हैं। 10वें दिन बिहार के मिथिलांचल पहुंची यात्रा में न सिर्फ तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी शामिल थे बल्कि सांसद प्रियंका गांधी भी थी। 1 सितंबर को समाप्त हो रही वोटर अधिकार यात्रा में इंडिया अलायंस के शक्ति प्रदर्शन का पूरा शेड्यूल आ गया है। 26-27 अगस्त को प्रियंका गांधी, 27 अगस्त को तमिलनाडु के सीएम एम.के. स्टालिन, 29 अगस्त को कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया, 30 अगस्त को समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव के जुड़ने का कार्यक्रम तय है। इसके अलावा झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन, हिमाचल के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू के भी यात्रा में शामिल होने का कार्यक्रम है। यानी जहां पूरी कांग्रेस पार्टी वोट चोरी पर राहुल की लड़ाई लड़ रही है तो वहीं इंडिया अलायंस भी ताकत झोंक रहा है। कुछ साल पहले अमित शाह ने बयान दिया, एक बार नहीं अनेक बार, कि अब बीजेपी की सरकार 40-50 साल चलेगी। और उस टाइम मैंने सोचा था कि इसको कैसे मालूम कि 40-50 साल के लिए सरकार चलेगी। और अब सच्चाई पूरे देश के सामने आ गई है। वो ये बात इसलिए कह सकते हैं कि वो वोट चोरी करते हैं। हालांकि राहुल वोट चोरी के आरोपों पर जितने हमलावर हैं, उतने ही टके से जवाब चुनाव आयोग के भी हैं। चुनाव आयोग ने तो अब जनता से 5 सवाल पूछे हैं। मतदाता सूची की गहन जांच होनी चाहिए कि नहीं? मरे हुए लोगों के नाम हटाने चाहिए कि नहीं? डुप्लीकेट वोटर हटने चाहिए कि नहीं? दूसरे जगहों पर बसे वोटरों के नाम हटने चाहिए कि नहीं? विदेशियों के नाम हटाने चाहिए कि नहीं? इस बीच बीजेपी ने राहुल की यात्रा में शामिल हुए रेवंत रेड्डी के उस बयान की याद दिलाई है जिसमें बिहार के डीएनए पर रेवंत रेड्डी के बयान पर तूफान मचा था। बिहार डीएनए से तेलंगाना डीएनए बेहतर है। बीजेपी पूछ रही है कि बिहार का अपमान करने वालों से इतना लगाव क्यों है? बिहार के डीएनए में सम्राट अशोक भी हैं। बिहार के डीएनए में हमारे गुप्ता एम्पायर भी है। बिहार के डीएनए में उनकी जानकारी के लिए जब महात्मा गांधी को महात्मा बनना था तो चंपारण आए थे और यहाँ पर सत्याग्रह किया, यहीं से महात्मा गांधी बने। तो मैं उनसे आग्रह करूंगा थोड़ा बिहार को जान लें। वैसे जब बीजेपी राहुल को घेरने की पूरी तैयारी में है तो राहुल की रणनीति मिथिलांचल का समीकरण बदलने की।
कल प्रियंका गांधी माता सीता के उसी पुनेरा धाम जाएंगी जहां कुछ दिनों पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह गए थे। कल सीतामढ़ी में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव भी प्राचीन जानकी मंदिर पहुंचेंगे। 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए ने मिथिलांचल की 60 में से 42 सीटें जीती थी। कांग्रेस, आरजेडी दोनों माता सीता के नाम पर बीजेपी पर सवाल उठा रही है। अगर भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम पृथ्वी पे आए माता जानकी के साथ तो 7 लोक कल्याण मार्ग पर धर्मों के भी बैठे। 2017 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने राज्यसभा में लिखित जवाब दिया था कि सीतामढ़ी में मां सीता के होने का कोई सबूत ही नहीं। ये वो नास्तिक लोग हैं जो कभी मां सीता के अस्तित्व को नकारते हैं। अयोध्या में राम मंदिर पर विपक्ष का स्टैंड अलग था और बिहार में सीता माता के धाम पर अलग है। आज तक ब्यूरो। सुधांशु त्रिवेदी जी राष्ट्रीय प्रवक्ता और सांसद भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे। अखिलेश प्रताप सिंह जी हमारे साथ जुड़ गए हैं जो कि प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। राजीव रंजन जी पक्ष जेडीयू का रखेंगे। नवल किशोर प्रवक्ता आरजेडी के जुड़ गए। धीरेन्द्र कुमार प्रवक्ता एलजेपी आरवी। रामविलास गुटके हमारे साथ जुड़ गए। सुधांशु जी, लेकिन इससे पहले कि आपसे पहला सवाल पूछूं, खबर एक आ रही है, अपने दर्शकों को दिखा दें क्योंकि सुपौल की ये तस्वीरें हैं। बिहार के सुपौल में आज राहुल गांधी की यात्रा के दौरान तिरंगे के अपमान का आरोप बीजेपी ने लगाया है। बिहार बीजेपी ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट किया है और उन्होंने ये आरोप लगाया है, इस वीडियो में तिरंगे का अपमान होता दिख रहा है। बिहार बीजेपी ने अपने पोस्ट में लिखा है कि आरजेडी कांग्रेस की यात्रा में आज तिरंगे को पैरों तले रौंदने का काम किया गया है। कभी पुलिस जवान पर थार चढ़ाते हैं, किसी दिन बिहार का अपमान करने वाले नेताओं को थार पर चढ़ाते हैं, आज अपने कार्यकर्ताओं से तिरंगे को कुचलवा दिया है। मतलब चल क्या रहा है इस रौंदो कुचलो थार यात्रा में, ये आरोप बिहार बीजेपी ने अपने पोस्ट के जरिए लगाया है। रोहित हमारे सहयोगी इसी खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रोहित, बीजेपी के इस आरोप में कितना दम है, क्या हुआ था? क्योंकि जो तस्वीरें हैं वो भी ब्रॉडकास्ट रूल्स जो है तो उसका की वजह से हम नहीं दिखा रहे अपने दर्शकों को, लेकिन हुआ क्या है वहां पर? क्या बीजेपी का आरोप सही है और क्या ये पार्टी के झंडे थे या तिरंगा था? जी देखिए, जो आरोप लगाए गए हैं आरोप तो सही है, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि सुपौल से आज ये यात्रा जो है आज शुरू हुई थी, कल ब्रेक था और आज इस यात्रा में राहुल गांधी तेजस्वी के साथ प्रियंका गांधी भी शामिल हुई थी। और जैसे ही यात्रा शुरू होने वाली थी और अपने अगले पड़ाव पर पहुंचने वाली थी तो वहां पर दरअसल झंडे और तिरंगे का वितरण किया जा रहा था और झंडा और तिरंगा, कांग्रेस का झंडा भी था, उसमें तिरंगा झंडा भी था, उसको लेकर जो है उसको लूटने की जो होड़ थी मची हुई थी कार्यकर्ताओं के बीच में। कांग्रेस और आरजेडी के जो कार्यकर्ता थे तो जबरदस्त तरीके से वहां पर झंडे की लूट मची और इसी दौरान कई तिरंगा जो था वो जमीन पर पड़ा हुआ मिला और कांग्रेस और आरजेडी के कार्यकर्ता जो है उसी तिरंगे पर जो है वो चलते नजर आए, उस पर पैर रखकर उस पर आगे बढ़ते नजर आए। यानी कि जो आरोप लगाए गए हैं आरोप में कोई गलत आरोप नहीं है। इस तरीके की तस्वीरें जो है वो सामने आई हैं जहां पर तिरंगे का जो है आज सुपौल में वोटर अधिकार यात्रा के दौरान जो है वो अपमान हुआ है। धन्यवाद आपका रोहित इस तमाम जानकारी के लिए। रोहित सिंह हमारे सहयोगी पटना बिहार से हमारे साथ जुड़े हुए थे और उन्होंने इसकी प्रामाणिकता की है। वो बता रहे हैं कि बीजेपी ने जो आरोप लगाया है वो सुपौल में आज हुआ है। सुधांशु त्रिवेदी जी, लेकिन देखिए 4-5 सवाल हैं जो चुनाव आयोग ने पूछे आज, अपने दर्शकों को पहले बता दें। मतदाता सूची की गहन जांच होनी चाहिए कि नहीं, ये चुनाव आयोग की तरफ से सीधा मतदाता से पूछा जा रहा है। सवाल नंबर 2, मरे हुए लोगों के नाम हटाए जाने चाहिए कि नहीं। तीसरा, डुप्लीकेट वोटर हटाने चाहिए या नहीं हटाए जाने चाहिए। चौथा, दूसरी जगहों पर बसे वोटरों के नाम हटाने चाहिए कि नहीं। और पांचवा, विदेशियों के नाम हटाने चाहिए कि नहीं। अब सब जानते हैं सुधांशु त्रिवेदी जी कि जो ये 5वां सवाल है ना, यहीं पर तोते की जान दोनों तरफ से अटकी हुई है और इसीलिए मैं आपसे सीधा पूछ रही हूं कि चुनाव आयोग जो 5वां सवाल इस वक्त पूछ रहा है जनता से, उसमें वो पहुंचा कहां तक है? क्योंकि अभी तक जिन लोगों का नाम कटा है 68 लाख लोगों का, उसमें उन्होंने विदेशियों की बात तो बताई ही नहीं है कि इस वजह से किसी का नाम कटा हो। अंजना जी, कोई व्यक्ति यदि यह सवाल पूछता है कि अभी तक जो नाम कटे हैं उसमें विदेशियों के नाम नहीं बताए गए हैं,
मुझे लगता है अगर विपक्ष ऐसा सवाल पूछता है तो निहायत मूर्खतापूर्ण सवाल है। क्या आपको लगता है कोई विदेशी आकर अपना चुनाव का यहां पर आधार कार्ड बनवाएगा और अपना एड्रेस विदेश का लिखेगा? तो क्या लोग समझते हैं, क्या वो लिखेगा वह बांग्लादेश में फला फला जगह का रहने वाला हूं ना? वो यहीं पर आकर क्या करेगा, या तो किसी मृत व्यक्ति के नाम पर करवाएगा जिसकी मृत्यु हो चुकी होगी, या जो किसी दूसरे चुनाव क्षेत्र में चला गया होगा, यानी कोई ऐसा नाम जो वहां पूर्व में उपस्थित होगा उसमें वो करवाने का प्रयास करेगा। तीसरा वो क्या करेगा, जो सीमावर्ती क्षेत्र से कहीं से आया होगा तो अब वो उस आधार कार्ड का प्रयोग करके यहां पर आकर रेजिडेंसी का प्रमाण पत्र मांगेगा। और आपने ये बात देखी है कि केवल किशनगंज जिले में पिछले 6 महीने में 5 लाख लोगों ने निवास प्रमाण पत्र के लिए अप्लाई किया है, और ज्यादातर लोगों के आधार कार्ड कहां के हैं, मालदा और 24 परगना के। तो भाई ये बात कोई भी व्यक्ति सहज बुद्धि से समझ सकता है। विदेशियों को आइडेंटिफाई करना चुनाव आयोग का काम नहीं है, ना कोई चुनाव आयोग में जिसने अपना कागज दिया होगा उसमें लिखा होगा कि मैं विदेशी हूं। वो इसी प्रकार के लुप्त हो चुके मतदाताओं की आड़ में छुपने का प्रयास होता है। मगर क्या करें, जो चुनाव आयोग ने सवाल पूछा है वो बिल्कुल वाजिब है। इन लोगों को किसका वोट चाहिए? वो 26 लाख लोग जो अब इस दुनिया में नहीं है, तो या तो दूसरी दुनिया के लोगों का वोट चाहिए इनको, या दूसरे देश के लोगों का वोट चाहिए। और जो आपने कहा कि यहां पर जान अटक जाती है, तो ये जान अटक जाती में बहुत गंभीर बात है। यहां पर किसी चुनाव दल के, राजनीतिक दल की जान की बात नहीं है, ये देश की जान के लिए एक चुनौती है। मैं विनम्रता से और दृढ़ता से कहता हूं, हमारी सरकार आने से पहले ये बताइए, जयपुर ब्लास्ट में बांग्लादेशियों का नाम आया था कि नहीं? 2012 आजाद मैदान की घटना, और आप लोग तो मीडिया वाले लोग हैं, याद करिए कितने ही चैनल्स की ओबी वैन तोड़ी गई थी। मगर मजे की बात है, किसी रैशनलिस्ट ने, किसी मीडिया की अभिव्यक्ति स्वतंत्रता वाले ने कोई जवाब ही नहीं उठाया था। उसमें भी बांग्लादेशी घुसपैठियों का नाम आया था। आजाद मैदान में मुंबई के अमर जवान ज्योति जगाई गई थी। तो ये बातें ऐसी नहीं है, सूरत में भी नाम आ चुका है, कई अन्य जगहों पर भी नाम आ चुका है। तो ये चुनाव में किसी राजनीतिक दल के अपने वोट की पहचान की बात नहीं है, ये भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा की जान को जहमत में डालने की बात है। इसलिए यह विषय सिर्फ राजनीतिक लाभ हानि का तराजू में न तौलकर इसे लोकतंत्र की ईमान, पारदर्शिता और राष्ट्र की सुरक्षा के तराजू पर तौला जाना चाहिए। शुद्धिकरण वोटर लिस्ट का राहुल गांधी भी चाहते हैं, वो तथाकथित मृत लोगों के साथ वो चाय भी पीते हैं, तो वो भी तो यही खामियां बता रहे हैं। उन्हीं खामियों को दूर करने के लिए तो एसआईआर हो रहा है। यहां पर कॉन्फ्लिक्ट क्या है और क्या शक्ति प्रदर्शन के लिए इस घड़ी का इस्तेमाल हो रहा है? और अखिलेश जी, ये तस्वीरें, इस पर आपको एक जवाब देना चाहिए। अगर सुपौल में भारत के तिरंगे का अपमान हुआ है, पैरों तले उसे रौंदा गया है, तो फिर इस पर क्या पक्ष है भाई आपकी पार्टी का? देखिए, ये तो जब राहुल जी कुछ कार्यक्रम करते हैं तो कुछ तरह की अफवाहें फैलाने का हमेशा प्रयास किया गया है, चाहे भारत जोड़ो यात्रा 1 हो, चाहे 2 हो, चाहे ये हो रही है। इस तिरंगे पे कुर्बानियां दी हैं भारत में हिंदुस्तान के कांग्रेस जनों के समर्थकों ने। इस तिरंगे को अगर किसी ने अपमानित किया है, नकारा है, नहीं स्वीकारा है, तो आरएसएस और जनसंघ बीजेपी ने। कांग्रेस तो इसमें मर मिटने वाली पार्टी है। कुछ नया आरोप ले आओ भाजपाइयों। इस पे तो सर को अपने कुर्बानियां दी हैं, माथे पर लगा करके देश के लिए मर मिटे हैं इस तिरंगे के आगे। लेकिन कुछ न कुछ इन्हें अफवाह फैलाना, जैसा चक्कर क्या है ना अंजना जी, इस यात्रा से, इस वोट चोरी के चुनाव आयोग और बीजेपी के नेक्सस से पूरा देश जागृत हो गया है और बौखला गई है बीजेपी और उसके शुभचिंतक लोग परेशान हैं कि अब क्या किया जाए। तो कुछ टूल्स, कुछ फोटोशॉप, कुछ इधर उधर की चीजें ले आते हैं लोग, लेकिन समझ रहे हैं। अभी हमारे सुधांशु जी ने गिनाया, आपने पूछा उनसे कि विदेशी, कह रहे विदेशी कहाँ कोई है, कैसे पता कोई विदेशी थोड़ी ना होता है इस तरह से। अरे भाई, इसी चुनाव में एसआईआर जब शुरू हुआ था तो सब लोग, आप ही के चैनल पे भाजपा के लोग, आरएसएस के लोग कहते थे कि घुसपैठिए हैं, उनकी छटाई जरूरी है कि नहीं है। और आप लोग भी कहते थे कि हाँ छटाई होनी चाहिए, हम लोग भी कहते थे छटाई होनी चाहिए। तो आज जो ड्राफ्ट जारी की हो, क्यों नहीं बताया कि इसमें इतने ऐसे लोग मिले जो भारतीय नहीं है? क्यों नहीं बताया गया? ये इसका मतलब कि सिर्फ थोथेबाजी। दूसरा, आपने 5 सवाल पढ़ा कि ये चुनाव आयोग ने कहा ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए,
चुनाव आयोग ये क्यों नहीं बता रहा है कि अभी 6 महीना 5 महीना पहले चुनाव में जो वोटर लिस्ट जारी की थी, उस वोटर लिस्ट में ये काम किया था कि नहीं किया था? इसी चुनाव आयोग ने किया ही होगा। फिर 6 महीने में कहां से कितने लोग कैसे आ गए? और आप पूछ रहे हैं मतदाता सूची, तो राहुल गांधी ने कहा, वो तो हम ही लोग बात करें, किसी ने ये तो कहा ना कि सर लागू ना करो, सबने कहा करो, ट्रांसपेरेंसी के साथ करो, विश्वसनीयता के साथ करो, कोई छूटने ना पावे, क्योंकि ये संवैधानिक मताधिकार का अधिकार है प्रति व्यक्ति को। जांच होनी चाहिए। मरे नाम आपने भी पूछा, राहुल जी चाय पी रहे हैं उनके साथ, सुप्रीम कोर्ट तक में खड़ा कराया गया लोगों को। राहुल जी ने भी कहा कितने हजार डुप्लीकेट वोटर हैं, चुनाव क्यों नहीं करा कि हटना चाहिए, हम अब हटा दे रहे हैं। जो सूची उन्होंने कर्नाटक के एक विधानसभा मधेपुरा की दी, तो चुनाव आयोग को कहना चाहिए कि हम इस डुप्लीकेट को देख रहे हैं, हम ये डुप्लीकेट खत्म कर देंगे। वो काम नहीं करेगा चुनाव आयोग। पूछ क्यों रहा? पर एसआईआर तो पिछली बार 2003 में हुआ था ना बिहार में, अखिलेश जी, पिछली बार बिहार में एसआईआर 2003 में हुआ था। और अगर ये त्रुटियां हटानी है तो उसका एक ही तरीका है कि इंटेंसिव रिवीजन हो, इसीलिए तो किया जा रहा है। तो चुनाव के पहले नहीं किया जाएगा, 1 साल पहले किया जाएगा, तो फिर उसमें हो जाएगा, लोग आ जाएंगे। ये गुमराह मत करिए अंजना जी। जब वोटर लिस्ट रिवीजन होता है उसमें भी यही सारे काम होते हैं, लेकिन अब इसमें नए सिरे से कर दिया बस कि सब प्रूफ दो। अच्छा ठीक है, सुधांशु जी एक छोटा सा जवाब दीजिए इसका, फिर मैं अन्य मेहमानों के पास जाऊंगी। बूथ पे जाके बीएलओ वही चीजें, प्लीज एक सेकंड देखिए, पब्लिक को समझ, बीएलओ वही जा करके छांटते हैं कि सूची में इतने नाम हैं, कौन जिंदा है, कौन मर गया, कौन डुप्लीकेट है, कहां है। इपिक नंबर जब है तो डुप्लीकेट आप आराम से पहचान सकते हैं और डुप्लीकेट नाम क्यों है, क्यों नहीं। इपिक नंबर से कंप्यूटर में लगा करके आप उसको निकाल दे रहे हैं। डिजिटल आप फॉर्मेट में आप देंगे नहीं, हम दे रहे हैं, उस पर आप ये नहीं कहेंगे हाँ डुप्लीकेट निकाल दे रहे हैं। एक विधानसभा में 1,05,000 नाम दिया गया, उसमें खामोश है, छोटी बात नहीं है, महीनों हो गए। और तो और गडकरी जी ने भी क्या बयान दिया था, उनके भी लोकसभा में 3 लाख नाम काटे गए थे, उनको पूछा गया क्या हराने के लिए, तो समझ गए, इशारों में बात कर दी उन्होंने। तो ये कोई सामान्य घटना नहीं हो रही है, ये एक मताधिकार का अधिकार जो था, जिसपे अभी कब्जा नहीं था बीजेपी का, मोदी जी का, उस मताधिकार के अधिकार पे कब्जा करने का ये अंतिम प्रयास कर रही है बीजेपी। सुधांशु जी अब जवाब सुनिए, पहुंच गई है, जवाब सब लोग समझ रहे हैं। देखिए अंजना जी, सर्वोच्च न्यायालय ने भी अपनी टिप्पणी में कहा कि ये इतना भाषण दे रहे हैं, इनके BLA बूथ लेवल एजेंट जो पॉलिटिकल पार्टीज के हैं, उन्होंने 1 अगस्त से लेके अब तक क्या कार्य किया है, कितनों को वेरीफाई किया है। और दूसरी बात देखिए, बोलते बोलते क्या बोल जाते हैं। इन्होंने कहा कि एक विधानसभा में 1,05,000 वोटों की जानकारी राहुल गांधी ने दी। वैसे वो जानकारी किसको सार्वजनिक की, क्या मैं पूछना चाहता हूं अंजना जी, आज तक को दी है, सांसदों को दी है, मीडिया को दी, किसको दी? और दूसरा मैं पूछना चाहता हूं, अगर चुनाव आयोग ने सूची नहीं जारी की थी तो ये 1 लाख आपको मिले कहां से सूची? तो इसका जवाब देके जाना चाहिए कांग्रेस को कि चुनाव आयोग की सूची से तो आपने निकाल के चुनाव आयोग पे दावा किया होगा। तो एक तरफ आप करें चुनाव आयोग जानकारी नहीं देता, दूसरी तरफ आप चुनाव आयोग की लिस्ट से सूची निकालते हैं। और अगर चुनाव आयोग की लिस्ट से सूची नहीं निकाली है तो फिर ये आई कहां से है, तो फिर उसका जवाब चुनाव आयोग से क्यों पूछ रहे हैं? ऐसे ही कहते कहते फंस जाते हैं। और मैं पहले भी बता चुका हूं अखिलेश जी, आपने जिस बंगलौर सेंट्रल सीट की एक विधानसभा में बोला था, उसी में 2 और विधानसभाएं हैं, चामराजपेट और शिवाजी नगर, जहां कांग्रेस को 62 और 63% वोट मिला है। वहां भी वोटों की संख्या इससे ज्यादा बढ़ी है, मगर वो नहीं बोलेंगे क्योंकि वहां आपका एक ऐसा वोट है ना, सुनिए अंजना जी, जिसमें जान अटकी हुई है, वो वाला वोट वहां पे ज्यादा है। इसलिए एक ही लोकसभा में एक विधानसभा का मुद्दा उठाएंगे और 2 अन्य विधानसभाओं को डकार जाएंगे। अब दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, राहुल गांधी जी अभी बोल रहे थे, अभी आपके ही चैनल पर दिखाया जा रहा था, वो कह रहे थे कि जब कोई चोर पकड़ लिया जाता है तो वो चुप हो जाता है। मैं लाखों दर्शकों से पूछता हूं, आपने जिंदगी में कभी देखा है कि कोई चोर पकड़ लिया जाए तो चुप हो जाए? ना, चोर पकड़ने के बाद जोर जोर से चिल्लाता है, चोरी फलाने की है, चोरी दूसरे ने की है, चोरी उसने की है। और आज कांग्रेस पार्टी की यही स्थिति है कि वो अनर्गल प्रचार करने में लगी हुई है कि फला ने चोरी की। और ये इनकी आदत पुरानी है, राफेल में भी बोल रहे थे कि चोरी हुई है, उसके बाद यही आरोप लगा रहे थे जिस समय LIC, SBI, सेबी साहब उसमें चोरी हो गई है। फिर उसके बाद बोल रहे थे, सब में भ्रम फैला रहे थे, भारत की एयरफोर्स, आर्मी, सबके ऊपर भ्रम फैलाया था।
उसके बाद इन्होंने मीडिया से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक में भ्रम फैलाया था। तो इनकी आदत है मिथ्या प्रचार करने की। वैक्सीन के बारे में मिथ्या प्रचार किया था, हमेशा झूठ और भ्रम, जिसे कहते हैं ना गोबेल्स का जो सिद्धांत था, वो आज की डेट में कांग्रेस कह रही है। और अगर सामान्य भाषा में कहें, जो कई बार हम कह चुके हैं कि पी ना पाए तो ढरका जरूर दो। भैया हम चुनाव लगातार हार रहे हैं, तो अब हम ये यही सवाल है सुधांशु जी। अरे ढरकाई देव जो कह रहे हैं ना, ढरकाई देव जो कह रहे हैं उसी पर सवाल है। एक सेकंड सर, वही उसी पे सवाल है। अगर मान लीजिए आपकी बात सही है, वो ना पीएफ तो ढरकाई देव, ऐसे में आप ये देख रहे हैं पूरी लिस्ट है, ये जो प्रियंका वाड्रा गांधी से लेकर रेवंत रेड्डी वहां पहुंचने वाले हैं, एमके स्टालिन पहुंचने वाले हैं, कनिमोड़ी पहुंचने वाली हैं, सिद्धारमैया पहुंचने वाले हैं, अखिलेश यादव पहुंचने वाले हैं, हेमंत सोरेन पहुंचने वाले हैं, सुखविंदर सिंह सुक्खू। जनता के बीच जो इस वक्त मैसेज जा रहा है, उसके लिए आपके पास काउंटर क्या है? हाँ, मैं बस जवाब देता हूं। देखिए, पहली बात तो ऐसा मूर्खतापूर्ण जवाब कोई अन्य ही नेता दे सकता। मैं मूर्खतापूर्ण शब्द कह रहा हूं। भाई, आपके शासनकाल में चुनाव हुआ और आप कह रहे हैं उसमें वोट चोरी हुई, और आपको कब याद आ रहा है? 22 साल बाद 2014 में 282 सीटें आई हमारी यूपी, और इसमें 90% सीटें आई। ये आपको कब याद आ रहा? 12 साल बाद। ये होता है जब चोर पकड़ा जाए तो चिल्लाना शुरू करता। और दूसरी बात जो आपने पूछी, जो लोग आ रहे हैं, देखिए आज आए तेलंगाना के रेवंत रेड्डी, जो पब्लिकली बोले थे कि बिहार का डीएनए खराब है और तेलंगाना का अच्छा। हम तो सबका बराबर मानते हैं, सारे भारत का डीएनए। अब आने वाले स्टालिन, जिनके मंत्री ने क्या बोला था, हम किसी काम को छोटा बड़ा नहीं मानते। बड़े हिकारत और अपमानजनक लहजे में उनके मंत्री ने बोला था कि बिहार के लोग तो तमिलनाडु में टॉयलेट साफ करने आते हैं। बोले थे कोई? तेजस्वी जी के मुंह से चू निकला था। राहुल गांधी के तो नहीं निकलेगा। राहुल गांधी को तो दक्षिण भारत की राजनीति करनी है। ठीक है, ये सवाल तो बनता है। ठीक है सुधांशु जी, आ रही हूँ। तीन लोग वेट कर रहे हैं, एक के बाद एक। तीन लोग वेट कर रहे हैं, मैं आ रही हूं सर। ये सवाल तो बनता है जो सुधांशु जी पूछ रहे हैं। चुन चुन के आप ऐसे लोगों को ला रहे हैं, रेवंत रेड्डी जिन्होंने कहा तेलंगाना का डीएनए बिहार के डीएनए से अच्छा है, एमके स्टालिन जिन्होंने कहा कि बाथरूम साफ करने के लिए यहां पर सब आते हैं, टॉयलेट साफ करने के लिए बिहार के लोग, ऐसे लोगों को चुन चुन के आप प्रचार में ले जा रहे हैं। आखिर इसके पीछे वजह क्या है? और एक सवाल और जुड़ता है, 2004 और 9 में केंद्र में आपकी सरकार थी साहब, तो वोट चोरी कौन करा रहा था? देखिए अंजना जी, मैं एक एक बिंदुवार जवाब दे रहा हूं। बहुत अच्छा सा वर्ड यूज किया। चोर जब पकड़ा जाता तो चिल्लाता है। चिल्ला रही है बीजेपी चिल्ला रही है। चुनाव आयोग से ज्यादा चिल्ला बीजेपी रही है, क्योंकि चोरी बीजेपी करा रही है, पकड़ी गई है, यही चिल्ला रही है। तो चोर पकड़ा गया है, तो कौन चोर है ये देश जान रहा है। उस चोरी से अरे राहुल जी कह रहे हैं कि मोदी जी चुप है, अमित शाह चुप है, राहुल जी की बाइक चलाई है। दिन भर यही बोल रहे हैं, दिन भर यही चिल्ला रहे हैं, दिन भर तो यही चिल्ला रहे हैं, यही बैटिंग कर रहे हैं, दिन भर यही शोर मचा रहे हैं। अभी यहाँ पे भी यही शोर मचा रहे हैं। चुनाव आयोग तो जवाब ही नहीं दे रहा है एक एक चीज का। दूसरी बात, ये कह रहे हैं कि जानकारी कहां से मिली राहुल गांधी को। अरे भाई, उनको तो आपने 7 फीट लंबा 3 रो का वोटर लिस्ट हार्ड कॉपी दिया, मांगा गया था, डिजिटल नहीं दिया, उस पर रोक लगा ली, क्योंकि उस पर बहुत सी चोरियां पकड़ी जाएंगी। तो हमको तो 6 महीने लग गया वो एक एक पन्ना पढ़ करके छांटने में, और तब बताया गया, वो दिखाया भी गया कि ये है इतना 7 फीट ऊंचा 3 छलदवारी जैसा वोटर लिस्ट, उसमें हमने छांटा है। तो कहां से मिला? अगर आपको नहीं पता है तो आपने चुनाव आयोग से पूछ लीजिए कि क्या आधार बताया है। दूसरे जो आपने कहा है कि सूची कहां से बनती, कहां से, अरे भाई हमने काम किया है उस पर, अनुराग ठाकुर से पूछ लीजिए ना। हमको तो 6 महीने लगे एक विधानसभा बताने में, अनुराग ठाकुर को तो 6 मिनट लगे 6 लोकसभा बताने में। वो खुद बता रहे हैं कैसे चोरी। अच्छा ठीक है, अब मेरे सवाल का भी जवाब दीजिए। 2 सवाल पूछा आपसे, 2 सवाल पूछा अखिलेश जी, फिर नवल जी और राजीव जी के पास जाएंगे। बीएलए की बात किया इन्होंने कि राजनीतिक दलों के बीएल, सुप्रीम कोर्ट का जिक्र किया। 10 सेकंड अंजना जी, सुप्रीम कोर्ट का जिक्र किया इन्होंने। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप ये पहचान पत्र शामिल करिए, इसमें अपना आधार, राशन कार्ड और एक पैन। नहीं माना उसको, बाद में आदेश किया, एफिडेविट देते हैं कि मैं नाम बताऊंगा कटे हुए लोगों का और मैं कारण बताऊंगा। देखिए दादागिरी, ये लोकतांत्रिक संस्था है। फिर सुप्रीम कोर्ट को ऑर्डर देना पड़ा कि वो नाम भी आपको सार्वजनिक करने हैं, उसका प्रचार भी करने हैं और बताने भी हैं, तब बताया।
तो क्या लोकतंत्र के प्रहरी जो हैं वो इस तरह से लोकतंत्र की रक्षा कर रहे हैं, किसी के लिए टूल बन के काम कर रहे हैं। और सबको पता है किसके लिए टूल बन के काम कर रहे हैं। जो परेशान है कि अब तो पोल खुलने वाली है, वही जान रहा है कि उसने लूट के सरकार बनाई है, अब वो नहीं चलेगा। एक फिर दोहरा रहा हूं, एक सब पे कब्जा है बीजेपी का, मताधिकार के अधिकार पे अभी कब्जा नहीं है, ये उसी पे कब्जा करने का, क्योंकि गरीब कमजोर। सर मेरे सवाल का भी तो जवाब दीजिए ना अखिलेश जी, खत्म ही नहीं हो रहा। 3 लोग बैठे हुए हैं दर्शक दीर्घा में, संस्थाएं 2 सवाल पूछे, आप कुछ नहीं बोले उस पे। मर्जी क्यों? 2 सवाल पे आप कुछ नहीं बोले। अब हम जा रहे हैं नवल जी के पास। नवल जी, आपको कबूल है? अब सवाल ही नहीं सुनते ना सर, जो लिख के लाते वही बोलते हैं। यही रोज की बहस है, रोज का सवाल रोज का जवाब। आज की घटनाओं पर भी तो चर्चा हो। नवल जी, आपसे पूछ लेती हूँ कि आपको रेवंत रेड्डी जी और एमके स्टालिन साहब कबूल है ना? क्योंकि इन दोनों ने बिहारियों का जमकर अपमान किया था, क्योंकि उनको आप साथ में घुमा रहे हैं। और दूसरा प्रश्न यही है, राहुल गांधी जी कहते हैं कि जब वहां गुजरात में थे तो गुजरात में चोरी करते थे, तो गुजरात में जब सीएम थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तब तो केंद्र में इनकी सरकार थी। देखिए, पहली बात अंजना जी कि ये बात सही है कि अगर ये बात सही है तो भारतीय जनता पार्टी को बताना चाहिए कि डीएनए की बात नरेंद्र मोदी ने 2015 में की थी, जिसके प्रतिकार में यहाँ से बाल काट कर भेजे गए थे, नाखून काट कर भेजे गए थे। तो बताना चाहिए कि अपमान कौन कर रहा था। देश का प्रधानमंत्री बिहार का अपमान कर रहा था और बहुत बड़े स्तर पर उसकी चर्चा हुई। तो बात ये नहीं है, बात है कि क्या कारण है कि बिहार की जनता पिछले 20 साल से परेशान है, वो दूसरे राज्यों में जा रही है। सवाल यहाँ पे है, पलायन करके दूसरे राज्य में क्यों जा रहे हैं? आपने यहाँ पर अवसर नहीं दिया। जहाँ तक दूसरी बात, देखिए एक बात तो सही है कि अगर भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हम 2047 तक रहेंगे, कोई ना कोई तो दाल में काला है ना। ये कैसे आपको पता है? एक चुनाव के लिए काम नहीं करते हैं, लगातार झूठ बोलते हैं। 2 करोड़ नौकरी देंगे, आपने नहीं दिया। 15 लाख रुपया देंगे, आपने नहीं दिया। आय दुगनी करेंगे, नहीं किया। बिहार में पिछले 20 साल से आप कौन सा कुकर्म नहीं किया आपने? जहाँ आज देखिए कि जो पलायन प्रदेश बना हुआ है, बेरोजगार प्रदेश बना हुआ है, 20 साल से कोई उपलब्धि नहीं है, वो जीत जाती है। तो कहीं ना कहीं लोगों को शक तो होगा। चोरी तो पकड़ी गई है, यही कारण है कि पहले भाजपा जवाब दे रही थी, चुनाव आयोग के बिहाफ के, या उसकी प्रवक्ता बनी हुई थी। आज जब चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है तो उसमें वो भुला जाता है, उसको पता ही नहीं चला कि जवाब क्या देना चाहिए। वो कहता है सीसीटीवी कैमरे का फुटेज इसलिए नहीं देंगे क्योंकि वहां पर निष्ठा का हनन होगा। वो तमाम तरह के अनर्गल बातें करती हैं। और जिन सवालों को आरजेडी, कांग्रेस पार्टी और महागठबंधन ने उठाया, उसको तो सुप्रीम कोर्ट ने सही ठहराया। हमने ही मांगा था ना कि 65 लाख का डिटेल दीजिए कैसा होता है। हाँ, हमने ही बोला था ना कि जो 3 कार्ड है उसको क्यों नहीं अटैच करते हैं। हमने ही कहा था ना कि टाइमलाइन बहुत गलत लग रहा है। जो शुद्धिकरण की बात कर रहे हैं, शुद्धिकरण करने वाले तो वही बीएलओ हैं, वही चुनाव आयोग हैं। आप एकाएक किए गए कार्यों के पूंजी, जो वोटर आधार कार्ड आपने जनवरी में दिया, उसको फेंकने का निर्णय कैसे किया? आपने किसी पॉलिटिकल पार्टी से कहां बात किया? केवल अगर भारतीय जनता पार्टी से बात किया होता तो वो बात अलग है। हमसे तो आपने पूछा नहीं। आप बीएलए की बात कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की बीएलए कहां है? भारतीय जनता पार्टी को कोई गलत काम हो ही नहीं रहा है, तो फिर सवाल किस बात का? तब जरूर ये लगता है, वो एक पॉलिटिकल बयान था जिसमें आप भी जानते हैं नवल किशोर जी, आप जो इक्वेट कर रहे हैं, आप राजनीति कर रहे हैं, आप बोलिएगा ही, लेकिन उस वक्त नीतीश कुमार जो इधर से उधर अपना पाला बदल रहे थे, उस पर वो नीतीश कुमार के डीएनए पर, डेमोक्रेसी और लोकतंत्र के डीएनए पर रिमार्क था, जिसको पॉलिटिकली कहा गया कि बिहार का अपमान है। लेकिन यहां तो रेवंत रेड्डी ऑन रिकॉर्ड कह रहे हैं कि तेलंगाना का डीएनए बेहतर है। यहां तो ऑन रिकॉर्ड एमके स्टालिन कह रहे हैं कि बिहार से लोग यहां पर टॉयलेट साफ करने आते हैं। दोनों को कैसे मिलाइएगा? नवल जी, मैं लूंगी जवाब आपसे। आ रही हूं सुधांशु जी, वो बोल रहे हैं। हाँ, देखिए अंजना जी, देखने का और एक्सप्लेन करने का एक नजरिया होता है। भारतीय जनता पार्टी ने कई बार नीतीश कुमार को लिया और वापस किया, इधर उधर किया। ये बात उसकी नहीं है। जो मन में बात होती है, बिहार का अपमान तो किया ना भारतीय जनता पार्टी ने, स्पेशल दर्जा तो दिया नहीं ना, यहाँ पे कोई उद्योग तो लगाया नहीं ना। जो उद्योग आपको रेवंत रेड्डी कबूल है ना? वो तो लालू जी नहीं दिए हैं। आपको रेवंत रेड्डी कबूल है ना नवल जी? आप देखिए, रेवंत एमके स्टालिन कबूल है ना? देखिए, इस बात को नहीं, क्यों नहीं, वो हमारे साथ में है, क्यों नहीं कबूल है? हमें भाजपा कभी कबूल नहीं है। ठीक है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी। राजीव रंजन जी और एक बार धीरेन जी बोल रहे, सुधांशु जी उसके बाद आऊंगी। ठीक है, वो आप उनको कबूल है राजीव जी।
अब सवाल यही है कि देखिए मिथिलांचल की बात हो रही है, मिथिलांचल का अपना दर्शकों को जरा पूरा एक डेटा दिखाना चाहते हैं। 2020 में जब बीजेपी और जेडीयू साथ लड़ी थी, इस पूरे इलाके में एक तरह से क्लीन स्वीप आप समझ लीजिए। 20 सीटें बीजेपी की आई थी, 58 सीटों की हम बात कर रहे हैं, 20 सीटें, ये 20 में है जब जेडीयू साथ में लड़ी थी। 20, 18 और 4, 42 सीटें 58 में से। वैसे ही आरजेडी को 14, एक कांग्रेस, एक लेफ्ट को। लेकिन उससे पहले जब 2015 में अलग लड़े थे, उस वक्त देखिए 9 सीटें बीजेपी की आई थी और आरएलएसपी की एक, 10 सीटें इधर और उधर महागठबंधन को स्वीपिंग तरीके से जेडीयू आरजेडी मिलाकर देखिए 46 सीटें। लेकिन उससे बेहतर 48 2020 में आई थी जब साथ लड़े थे। अब यहां माता सीता को लेकर लड़ाई छिड़ गई है। राजीव रंजन जी, दिखाइए राजीव रंजन जी को। राजीव रंजन, माता जानकी के द्वार में करेंगे बेड़ा पार, तो जी पूरा मामला चल रहा है। वो कह रहे हैं कि सीता जी का अस्तित्व तो बीजेपी खोज रही थी। राजीव जी, अगर देखिए 2020 में अगर मिथिलांचल की जनता ने भरोसा जाहिर किया है तो उस विश्वास के का सम्मान भी एनडीए ने उसी तरीके से किया है। आज 2-3 बड़े सवाल हैं। राहुल जी मखाना किसानों के बीच चले गए, लेकिन दरअसल मखाना की दुर्गति कांग्रेस के कार्यकाल में ही हुई है। नीतीश कुमार जी अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में मंत्री थे और उन्होंने सबसे पहले मखाना अनुसंधान केंद्र को, सर 20 साल से आपकी सरकार है, आप भूल जाते हैं। ये लोग तो आते जाते रहते हैं, आपकी सरकार है 20 साल से बिहार में। राजीव जी, अभी तो मैंने शुरू ही किया है अंजना जी। अभी तो मैंने उन उपलब्धियों की फहरिस्त की शुरुआत की है जिन पर कहीं ना कहीं कांग्रेस और आरजेडी के नेता सियासत कर रहे हैं। उनको मैं जवाब देना चाहता हूं कि अगर उस अनुसंधान केंद्र का दर्जा, राष्ट्रीय दर्जा छीनने का सवाल हुआ तो ये यूपीए की सरकार ने किया। हमारी सरकार ने जीआई टैग से लेकर मखाना को लेकर एक बोर्ड बनाने का फैसला, और जिस तरह से जो भोला पासवान शास्त्री एग्रीकल्चर कॉलेज और जो काम राष्ट्रीय मखाना अनुसंधान केंद्र कर रहे हैं, उनके बीजों का जो उन्नयन हो रहा है, जो उत्पादन हो रहा है, जिससे मखाना का उत्पादन हिंदुस्तान के कुल उत्पादन का 80 से 85% अकेले मिथिलांचल में होता है। बाढ़ नियंत्रण को लेकर के 12,000 करोड़ रुपए का पिछले बजट में केंद्र सरकार ने प्रावधान किया, और लगातार जिस तरह से आधारभूत संरचना का पूरे मिथिलांचल में विस्तार हुआ है, जो दरभंगा का एयरपोर्ट है या आप पूर्णिया का एयरपोर्ट भी अगले महीने तक हम लोगों को पूरी उम्मीद है कि शुरू हो जाएगा। एम्स का उपहार दरभंगा को मिला। आज जो उपलब्धियों की फहरिस्त है उसमें आप कैसे गुमराह कर पाएंगे। और सबसे ऊपर जो अयोध्या को जिस तरह से राष्ट्रीय मानचित्र पर, बल्कि हम कहें अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र पर जो एक उसकी हैसियत बनी, जिस तरह से उस मंदिर के वजह से पूरी दुनिया के श्रद्धालु आज भारत आ रहे हैं, पर्यटन बढ़ रहा है, रोजगार बढ़ रहा है, वो स्थितियां बिहार के हिस्से में भी अब आ रही है। और ये कायाकल्प है। ये मां सीता के मंदिर के साथ मिथिलांचल के विकास की असीम संभावनाएं जुड़ी हुई हैं। तो एक विजनरी लीडरशिप है। केंद्र में नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं। इनके विजनरी लीडर का तो दिमाग जो है वो पता नहीं, यूनिवर्सिटी तो उन्होंने देखा नहीं, लेकिन इंपोर्ट होता है हरियाणा से, उनका विजन इंपोर्ट होता है। हमारे यहाँ किसी इंपोर्ट की जरूरत तो नहीं है। एक इंजीनियर जो आधुनिक बिहार के विश्वकर्मा है नीतीश कुमार, उन्होंने बिहार को सजाया और संवारा है। अब एक बहुत ही बड़ी नवल जी हंस रहे हैं और दिलचस्प बात, नवल जी का भी ऑडियो था, दे दीजिए। नवल जी हंस रहे हैं। देखिए इंजीनियर सुन के वो हंसने लगे। इस बात में क्या बुराई है? नवल जी इंजीनियर तो है ही नीतीश कुमार। मुझे ऐसा लगता है नहीं पूरा कीजिए। ठीक है राजीव जी, पूरा कर लीजिए, 2 लाइन में पूरा कर लीजिए, फिर जाऊंगा। अधिकार है, ठीक है, बोलिए पूरा कर लीजिए। देखिए जी, मुझे लगता है अपनी दुर्दशा पर आप रोए या हंसे, ये आपका विशेषाधिकार है, लेकिन इतनी बात तय है कि बिहार की जनता ने मन बना लिया है। 2010 से भी बुरी स्थितियों का सामना आप करने जा रहे हैं। और पढ़िए, दीवारों पर लिखी इबारतें पढ़ लीजिए। आप अगर नहीं पढ़ पा रहे हैं तो बड़ी भूल कर रहे हैं। और इसीलिए तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री पद का चेहरा राहुल गांधी नहीं मानने के लिए तैयार हैं, क्योंकि उन्हें पता है ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने तो कभी पूरे ही नहीं होने जा रहे हैं। कौन सी सरकार
नेता प्रतिपक्ष बनने के लिए जो सीटें चाहिए आपको, उतनी सीटें भी जनता देने के लिए तैयार नहीं है। ठीक है, तेजस्वी जी को सीएम फेस बनाने पर राहुल गांधी जी ने खुल के कमिटमेंट नहीं दिया, उस पर तो वो घेरेंगे ही ना आपको, नवल जी? नहीं, बिल्कुल घेरेंगे, लेकिन जिनका नेता बीजेपी के एजेंटों से घिरा हुआ है, रिटायर्ड अधिकारियों से घिरा हुआ है और भूजा खाकर उनका मनोरंजन करता है, वो क्या बात करेंगे? उनके नेता को तो पता ही नहीं कि अपराध क्या है, अपराधियों से घिरे हुए नहीं है। जो तेजस्वी अपराधियों से तेजस्वी अपराधियों, भ्रष्टाचारियों, देखिए अपराधियों का तो मंगल दिन आ गया है। अरे अपराधियों का मंगल दिन आ गया है, अपराधी सम्राट बन के घूम रहे हैं, अपराधियों का विजय हो रहा है। अच्छा, आप लोगों को नवल जी क्या समझ में आ रहा है? क्या समझ में आ रहा है? राहुल जी काहे नहीं नाम ले रहे तेजस्वी जी का सीएम के लिए? नवल जी देखिए पूरा बिहार जानता है, पूरा देश जानता है, और यह बात कहने की जरूरत नहीं है कि तेजस्वी जी 2 बार डिप्टी चीफ मिनिस्टर, अभी नेता प्रतिपक्ष, महागठबंधन के नेता, पूरे जो कोऑर्डिनेशन कमेटी के अध्यक्ष हैं, तो उसके बावजूद भी ये सवाल कहां बनता है? नवल जी देखिए ना, तेजस्वी जी उनको देश का प्रधानमंत्री बनने के लिए बोल रहे हैं और वो मुख्यमंत्री बनाने के लिए नहीं बोल रहे हैं। ये क्या खेल हो रहा है? तेजस्वी जी ने कहा ना कि हम राहुल जी को पीएम बनाएंगे, और ये सीएम का कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं। 2 महीने बाद के चुनाव के लिए चेहरा बनाने के लिए तैयार नहीं। नहीं, बिल्कुल। अच्छा, कमिटमेंट नहीं होता तो ये 1300 किलोमीटर का यात्रा, 13,000 किलोमीटर का यात्रा कैसे होता? अरे यात्रा तो ठीक है, बीजेपी को यात्रा तो ठीक है, लोगों के बीच में बोले ना कि तेजस्वी जी को सीएम बनाइए, अच्छा होता कि नहीं होता? चलिए धीरेन्द्र जी के पास चलते हैं। अब सुधांशु जी भी इंतजार कर रहे हैं। धीरेन्द्र जी आपके पास आते हुए, वो तो कमिटमेंट नहीं कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर सवाल है कि एक अगर इस पूरे मामले में, चाहे वो मिथिलांचल का इलाका हो, कहीं भी हो, अगर ये छवि बन रही है कि भाई वोट चोरी हो रही है, वोट चोरी हो रही है, और घुसपैठिए का सिर्फ मुद्दा उठाया जा रहा है, घुसपैठिए कितने हैं, कैसे निकालेंगे, ये नहीं बताया जा रहा है, तो भ्रम तो नहीं फैलेगा? अंजना जी, अभी सभी लोगों को मैं सुन रहा था, थोड़ा समय देंगे तो एक एक को जवाब दूंगा। आरजेडी ने कहा था कि दाल में काला है, मैं कहना चाहता हूं कि जो दाल में काला है वो जला जीरा डाला है और दाल के शुद्धिकरण के लिए डाला है, उसी प्रकार से जिस प्रकार से वोटरों के शुद्धिकरण के लिए एसआईआर हो रहा है। और कांग्रेस पार्टी, अभी जो आप तिरंगे को रौंदने की बात कर रहे थे, उस पर एक लाइन में कहना चाहता हूं कि मृत कांग्रेस मृत वोटरों से अमृत तलाश रही है, मृत कांग्रेस मृत वोटरों से अमृत तलाश रही है, तिरंगे को दरिंदगी से रौंद कर जिंदगी तलाश रही है। आज ये वोट के लिए और अपने कुर्सी के लिए क्या क्या कांग्रेस पार्टी कर रही है। जो जितने लोग देश में गाली दे रहे थे आज हिंदुत्व को लेकर के, रामायण को लेकर के, सेना को लेकर के, रामचरितमानस को लेकर के, उन्हीं को बिहार में प्रचार के लिए ला रहे हैं। ये तो ये हमारा काम और आसान कर रहे हैं। बिहार के लोग भूले नहीं है और बिहार का डीएनए पूरा ठीक है अंजना जी, और खास करके एनडीए का डीएनए ये तो एकदम ही ठीक है। इन लोगों के जैसा नहीं है कि मुख्यमंत्री का अगर सवाल आ जाए तो न राधा को 9 मन घी, न राधा नाचेगी, न तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बनेंगे, न कभी भविष्य में राहुल जी प्रधानमंत्री बनेंगे। और मुख्यमंत्री का चेहरा कैसे ये पेश कर देंगे अंजना जी? आप बताइए कि बगल में इसी पिछले चुनाव में पीठ में खंजर मारा गया था मुकेश सहनी जी को, आज भी उनके पीठ में वो दर्द रह रहे के मुंह में सीटों के रूप में निकलता है कि कभी 60 सीटें लूंगा, कभी 50 सीटें लूंगा। जीरा दाल काला सब कुछ बन गया, खाना तैयार है। बताइए कि ठीक ठाक है ना चिराग जी? ऐसा तो नहीं होगा चुनाव लड़ते लड़ते वो पैर अटका देंगे नीतीश बाबू के सामने? अंजना जी चिराग जी एनडीए के अलादीन के चिराग हैं, और ये गलतफहमी उस समय आरजेडी को हो गया। इतना तो तय है, मगध में पिछली बार उन्होंने जेडीयू को जबरदस्त नुकसान पहुंचाया था जब अलग चुनाव लड़े थे, इस बार साथ लड़ रहे हैं। लेकिन अब मैं सुधांशु जी आपके पास एक नए सिरे से आना चाहती हूँ। माता सीता की बात हो रही थी और बिहार में मिथिलांचल में ये बहुत मैटर करता है, तो हम आपको वुमेन वोटर क्या कहते हैं वो दिखाना चाहते हैं, क्योंकि 2020 में सीएसडीएस के आंकड़े बताते हैं कि 38% जो महिलाएं थी उन्होंने एनडीए की तरफ वोट डाला, महागठबंधन को 37%, 1% का फासला था, और 25% ने अन्य को डाला था। इसी में अगर आप पूरा ग्राफ देखेंगे महिलाओं का क्या रहा है, तो वोट परसेंटेज लगातार बढ़ता रहा है। नीले रंग में आप पुरुषों का वोट देख रहे हैं, जो वोटिंग परसेंटेज एक वक्त पर साल 2000 में आप देखिए 70.71% पुरुष वोट करते थे और महिलाएं सिर्फ 53.28%।
वो आंकड़ा देखिए, 2020 आते आते ग्राफ कहां पर पहुंच गया है। लगभग 60% महिलाएं वोट कर रही हैं और 54.54% यानी 55% के आसपास पुरुष वोट कर रहे हैं। यानी महिलाएं 5% के आसपास से आगे निकल गई हैं और महिला वोटर एक बहुत बड़ा फैक्टर बिहार के चुनाव में माना जाता है। सुधांशु जी, माता सीता के ही मंदिर पर जो खबर आई उसमें आज प्रियंका गांधी गई हैं, राहुल गांधी जा रहे हैं, कल जाएंगे। माता जानकी के द्वार में 8 अगस्त को गृह मंत्री गए थे, 27 अगस्त को प्रियंका वाड्रा और राहुल गांधी कल। देखिए, महिलाओं के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने सिर्फ राजनीतिक सशक्तिकरण ही नहीं, उन्होंने आर्थिक सशक्तिकरण का भी वातावरण बनाया है। मुद्रा योजना की लाभार्थियों में 60% महिलाएं हैं और जो प्रधानमंत्री आवास योजना है और उसमें 1 करोड़ से अधिक महिलाएं, अब संभवतः संख्या और बढ़ गई होगी, जिनके की पास गरीब वर्ग की महिलाएं जिन्हें मकान मिला और उनके पास रजिस्ट्री है उनके नाम की। मैं दावे से कहता हूं हमारी सरकार आने से पहले गरीब वर्ग की 1.25 करोड़ महिलाएं ऐसी नहीं हो सकती थी जिनका मकान हो और रजिस्ट्री में मालिकाना हक में उनका नाम लिखा हो। और जहां तक माता सीता की बात है, इन लोगों को तो जाके पाप का प्रायश्चित करना चाहिए। ये वो लोग थे, MF हुसैन का समर्थन किए थे, आज की पीढ़ी को याद नहीं होगा, जिसने हिंदू देवियों की नंगी तस्वीरें बनाई थी। ये वो लोग थे, अर्जुन सिंह बतौर केंद्रीय मंत्री जाकर ऐसी एक कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन किए थे जिसमें माता सीता और भगवान राम को भाई बहन बताया गया था। और तमाम कम्युनिस्ट इतिहासकारों ने इस तरह की वाहियात, एब्सर्ड और बेहुदा बातें भी लिखी थी। इसलिए वो लोग जब आकर यह कहने का कार्य करते हैं तो हम तो सिर्फ ये कहना चाहते हैं, हम तो ये उस विचार को मानते हैं कि चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। अब मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं। पहली बात, राहुल गांधी जी क्या बोल जाते हैं उन्हें ध्यान ही नहीं रहता है कि साहब वोट की चोरी हो रही है पहले से। तो मैं याद दिलाना चाहता हूं, मोदी जी 2002 में चुनाव लड़े, उससे पहले 1997 के गुजरात चुनाव में बीजेपी को 2/3 बहुमत मिला था, तब तो सुरेश भाई मेहता थे। और भाई आदमी क्या बोल जाते हैं, मुझे बड़ा आश्चर्य होता है। भाई मनोहर सिंह गिल जो आपकी सरकार में मंत्री रहे, वो चुनाव आयोग, जेम्स माइकल लिंगदो जो आप बड़े अभी कुछ दिन पहले बोलते थे कि मोदी जी उनका पूरा नाम ले लेते थे तो आपको वो हो जाता था, और नवीन चावला जिनको 2009 के चुनाव के दौरान अप्रैल 2009 में चुनाव आयुक्त बनाया गया, जो गांधी परिवार के बहुत करीबी थे, इनके जमाने में वोट चोरी हो रही थी। भैया ये क्या से क्या बोल जाते हैं, अपने लोगों की फजीयत कराना। चुनाव आयोग की तो चलिए इनको गरिमा की कोई चिंता नहीं है, मगर भैया अपने आदमियों की तो पोजीशन ऐसी फजीयत मत कराइए। और मैं एक और बात डीएनए पे कह दूं, अंजना जी, वो जो वीडियो है ना रेवंत रेड्डी का, वो एक जेनरिक बयान नहीं है, वो पूरा वीडियो निकलवाया जाए। उसमें वो क्या बोल रहे हैं, तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री केसीआर की जाति का नाम ले रहे हैं, फिर कह रहे हैं ये जाति उत्तर भारत के कुर्मियों की तरह है, और उनका कहना है कि इन लोगों का ओरिजिन बिहार के कुर्मियों से है। तो मेरे लिए बिहार के कुर्मी से तेलंगाना की यह जाति बेहतर है। तब उनसे पूछा जाता है कि उसके डीएनए, तो सीधे कुर्मी समाज का नाम लिया और बिहार और तेलंगाना के डीएनए की बात कही। और यह वही विभाजनकारी मानसिकता है अंजना जी। इनके गुरु राहुल गांधी के वो अंकल सैम जो बाहर बैठते हैं, क्या बोले थे 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान कि उत्तर भारत वाले तो आए हैं यूरोप से, और पूरब भारत वाले आए चीन से, और पश्चिम भारत वाले आए अरब से, और दक्षिण भारत वाले आए हैं अफ्रीका से, सैम पित्रोदा, यानी सबका डीएनए बता दिए थे। अब भैया उसके हिसाब से जो राहुल गांधी के गुरुआ जो अपना गुरापा दिखा चुके हैं, उसके हिसाब से तो बिहार वाले उत्तर भारत में माने जाएं तो वो यूरोप वाले हैं, और पूरब में माने जाएं तो चीन से हैं। मुझे लगता है इस ढंग की विभाजनकारी, विघटनकारी मानसिकता को बहुत गंभीरता के साथ देखने की जरूरत है। और अभी मैं कह रहा हूं, अभी तो बिहार की बात है, अगले तो स्टालिन वो आने वाले ना, जो कहते हैं इराडिकेशन ऑफ सनातन धर्म, हिंदू धर्म का समूल नाश, हिंदू धर्म को HIV, हिंदू धर्म को वायरस, हिंदू धर्म को कीड़ा कहने वाले लोगों का निश्चित रूप से बिहार की जनता ऐसे लोगों की राजनीति का पिंडदान गया जी में जरूर करके दिखाएगी। अखिलेश जी जवाब दीजिए। देखिए अंजना जी, कट पेट फोटोशॉप और फेक फैक्ट्री बीजेपी बहुत ज्ञान देती है। इन्हीं के सीएजी ने बताया था कि अयोध्या में राम की जन्मभूमि पे किस तरह से बीजेपी ने
हजारों सैकड़ों करोड़ का घोटाला किया है। शिला पूजन के और उसके पहले जो पैसे घुमाए गए थे 1400 करोड़ रुपए, वो कहां गए पता नहीं। इनके उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल में एक मंत्री हैं जो भगवान राम के जन्म के बारे में कैसे इतने घोर आपत्तिजनक बयान दिए थे टीवी पे कि उसका हम लोग बात भी नहीं उठा सकते, उसका रिपीट भी नहीं कर सकते, बोल भी नहीं सकते। इन्हीं के राज्य मंत्री ने राज्यसभा में बताया था सीता जी को काल्पनिक। अरे रुक जाइए, अरे रुकिए, इन्हीं की बीजेपी के ही 2004 के मैनिफेस्टो में, जो हमारा बीजेपी ने मैनिफेस्टो जारी किया था, उसमें राम सेतु के बारे में क्या बताया गया है। ये अरे विभाजन और विघटनकारी ये है, शुरू से इन्होंने बांटा, राज किया है, अपने मालिक से सीखा है, अंग्रेजों के अवशेष हैं, इन्होंने देश का बंटवारा से लेकर सब यही लेके आए और सब इन्होंने ही कराया। ये बता रहे हैं, ज्ञान दे रहे थे, पूरा ईसी का सिलेक्शन प्रोसेस की नई नियमावली जल्दी से एकदम सुधांशु जी को जवाब देना होगा, जल्दी से। एक न्यूट्रल आदमी चीफ जस्टिस होता था, उसको बाहर कर दिया, उसको बाहर कर दिया, अपने सारे नियम कानून बदल दिए, उस पर कोई मुकदमा नहीं हो सकता। इसके लिए जो लिंगो साहब नवीन चावला एमएस गिल पर पूछा, उस पर भी तो बोलिए। ठीक है, जल्दी से एक जवाब दीजिए सुधांशु जी, टाइम खत्म हो गया है, टाइम खत्म हो गया एकदम। सिर्फ दो लाइन सुधांशु जी। राम सेतु पर वो सीधा कह रहे हैं आप लोगों ने। मैं 2 लाइन में बोलता हूं, दिनकर जी की एक कविता है, बिल्कुल ये झूठ बात है। सीता जी का अस्तित्व राम के भक्त जिन्होंने खून बहाया, लाठी डंडे गोली खाए, उनके बारे में ये लोग आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट चीजें निकाल के कहने का प्रयास करते हैं। मगर मैं फिर ये कहना चाहता हूं, मिथिलांचल की धरती, बिहार की धरती, रामधारी सिंह दिनकर की कविता की वो पंक्ति, वैशाली के भगनावशेष से पूछ लिच्छवी शान कहां, ओरी उदास गंडकी बता विद्यापति कवि के गान कहां, पैरों पर बैठी सिसक रही मिथिला भिखारिणी सुकुमारी, तू पूछ कहां इसने खोई अपनी अनंत निधिया सारी। तो वो कहते, प्राची के प्रांगण बीच देख, जल रहा स्वर्ण युग अग्नि ज्वाल, तू मौन त्याग कर सिंहनाद, रे तपी आज तपका न काल, नवयुग शंख ध्वनि जगा रही, तू जाग जाग भारत विशाल। नया 21वीं सदी का भारत आ गया है। ये मैकाले मार्क्स के दौर का युग का अंत होने जा रहा है भारत की राजनीति। और वक्त इतने की इजाजत देता है, लेकिन एक बात भी तय है, इसी मिथिलांचल में जो मखाना वाले हैं, एक तरफ जो किसान है वो उसको इतनी कम कीमत पर बेचता है, कम कीमत उसको मिलती है, और जब कंज्यूमर उसको भारत में खरीदता है तो वो कितनी कीमती हो जाती है मखाने की एक छोटी पैकेट जिसमें आधा हवा भरा होता है। तो किसान को, मखाना के किसानों को फायदा मिले, इसके लिए तो ठोस कदम उठाने ही होंगे।